माननीय सांसद श्री सुभाष जी बराड़ा अभी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं चंद लम्हों में। तो आप देख रहे हैं लाइव फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल से, जहां पर कि कुछ ही देर में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला पहुंचेंगे और उनके स्वागत की जो तैयारी है वो की जा रही है। आज जन औषधि दिवस है, तो इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन जो है फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में किया जा रहा है, जहां पर कि कुछ ही देर में मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुभाष बराला पहुंचेंगे। देख सकते हैं आप यहां से लाइव कार्यक्रम देख सकते हैं, यहां पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला। जनौषधि केंद्र में सस्ती जो दवाएं हैं वो उपलब्ध लोगों को करवाई जाती हैं। फतेहाबाद में भी जनौषधि केंद्र खुला है, ये देखिए आप, जहां पे दवाई मिलती है नागरिक अस्पताल में, उसके साथ ही जनौषधि केंद्र ये खुला हुआ है। और बरतिया और टोहाना में भी जनौषधि केंद्र खोलने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। देख सकते हैं आप, यहाँ सस्ती दवाई जो है वो मिलती है। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। कुछ ही देर में सुभाष बराला यहाँ पहुँचेंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल सरकारी अस्पताल से इस वक्त लाइव जो है आप लोग देख रहे हैं। दाम कम दवाई उत्तम, ये जो टैग मार्क है, जो लोगो है वो तैयार किया गया है। दाम कम दवाई उत्तम। जनऔषधि केंद्र का आज 7वां जो जनौषधि दिवस है और इसी को लेकर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं। 50%, 80% तक दवाइयों के जो दाम है वो कम रहते हैं इन औषधि केंद्रों में। तो वहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन देख सकते हैं आप नागरिक अस्पताल में लगातार जो है वो किया जा रहा है। हेलो, समय मांगा है, तब से लेकर अब तक सरकार नियम बनाने की इस समय सीमा को 8 बार बढ़ा चुकी है, जिसके चलते सरकार को इस कानून का समर्थन कर रहे लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। मगर अब जब ये कानून तैयारी जो है वो तो एक बार फिर से इसके देख सकते हैं आप। कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में सुभाष बराला यहाँ पहुँचेंगे। जिसकी वजह से एक तरफ नागरिक अस्पताल तो बड़ी के द्वारा ये देखिए आप आ चुके हैं सुभाष बराला। अब हम इस स्वागत जो है मुख्य देकर किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम CAA के विरोध की बात करें तो इसमें हमें 2 तरह के आर्गुमेंट्स देखने। माननीय सांसद श्री सुभाष जी बराड़ा जी हम सब के बीच में पहुंच चुके हैं। जिला फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी का अनुरोध है कि कृपा करके आप अपने स्थान ग्रहण करें ताकि आज का ये समारोह विधिवत रूप से शुरू किया जा सके। माननीय सांसद श्री सुभाष जी बराड़ा हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सभी से निवेदन है कि कृपया खड़े होकर बराड़ा साहब का स्वागत करें। माननीय सांसद हरियाणा की शान श्री सुभाष जी बराड़ा हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मंच पर आने पर उनका बहुत बहुत आदर एवं सत्कार। सभी से निवेदन है कि कृपया करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं जिला फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि बराड़ा साहब का स्वागत किया जाए। स्वास्थ्य विभाग फतेहाबाद सिविल हॉस्पिटल श्री सुभाष जी बराड़ा माननीय सांसद का आदर एवं सत्कार किया जा रहा है। आदरणीय MP महोदय, जिलाध्यक्ष BJP, SDM साहब, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं व आम जन, आज इस 7वें जन औषधि दिवस पे मैं
माननीय सांसद महोदय ना खड़े तो अवरोध होएगा, शहर में डालना पड़ेगा इसको पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो आज का यह दिन है, यह एक जागरूकता का दिन है और यह अस्पताल अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा है कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो दिन रात एक किए हुए हैं जनता के लिए, और उन्होंने अपने कीमती समय से समय निकाला और हमारे बीच में आए और इस जागरूकता दिवस की शोभा बढ़ाई। मैं उनका यहाँ पहुँचने पर फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए किशन से कहूँगा कि आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। रमेश का है। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम एक भारत सरकार की रिप्रेजेंटेशन है वो देखना चाहेंगे, जिसमें इस जो ये कार्यक्रम चलाया गया है, जो योजना चलाई गई है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। कृपया करके रिप्रेजेंटेशन चलाई जाए, उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। रिप्रेजेंटेशन जन औषधि दिवस के विषय में। लाइट लाना पड़ेगा लाइव यार, ये यहाँ से सही है। स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जन औषधि जो परियोजना शुरू की गई है, जो क्रियान्वयन किया गया, उसके क्या क्या लाभ हैं, उसके बारे में इस प्रेजेंटेशन में आपको विस्तार से देखने को मिलेगा। कृपया करके शांति से सभी लोग इस रिप्रेजेंटेशन को बड़े ध्यान से देखें। ये कुछ ही मिनटों की रिप्रेजेंटेशन है। बढ़िया बढ़िया सर, आप सुनाओ। से एक हो सकता है। इस प्रगति को बनाए रखने के लिए भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है और आने वाले दशक में वैश्विक स्तर पर 3 आर्थिक शक्तियों में से एक हो सकता है। इस प्रगति को बनाए रखने के लिए भारत को एक स्वस्थ आबादी की आवश्यकता है। लोग बेहतर जीवन के लिए खुद को और राष्ट्र की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वैश्विक फार्मा क्षेत्र में भारत एक महत्वपूर्ण और उभरता हुआ प्रतिभागी है, जो दुनिया भर में जेनेरिक दवाओं का लगभग 20% हिस्सा अकेले ही उपलब्ध कराता है। जेनेरिक दवाओं की इस प्रगति का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नामक एक पहल शुरू की, जिसके तहत देश भर में नागरिकों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इस पहल का उद्देश्य सभी को उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराना है, जो कि बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में लगभग 50 से 80% कम कीमत पर उपलब्ध है। लेकिन ये दवाइयाँ अपने चिकित्सीय प्रभाव में अन्य दवाइयों के समान ही हैं। इस परियोजना के तहत जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां ये दवाइयाँ बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना से आम नागरिकों को बहुत लाभ हुआ है और अनुमान है कि इससे पिछले 10 वर्षों में नागरिकों को 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। ये बचत देश के लोगों की है, जो उन्हें अपने सपने पूरे करने में मदद करेगी। कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा तो कोई अपना घर बना पाएगा। इस योजना को वर्ष 2008 में शुरू किया गया था,
लेकिन वर्तमान सरकार के राष्ट्रव्यापी कवरेज के दृष्टिकोण के तहत इसे नया प्रारूप दिया गया और निरंतर प्रोत्साहन भी मिला। इस योजना को एक फ्रेंचाइजी मॉडल के आधार पर लागू किया गया है, जिसमें उद्यमियों को न केवल दवाओं की बिक्री पर कमीशन मिलता है, बल्कि इंसेंटिव भी मिलता है और विशेष ऋण एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों के उद्यमियों को केंद्र खोलने के लिए एक मुश्त प्रारंभिक अनुदान भी दिया जाता है। केंद्र तेजी से खुलते रहे और 14,000 से अधिक केंद्र खोले जा चुके हैं। दवाओं और सर्जिकल उपकरणों की संख्या में भी वृद्धि हुई, जिसमें सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह शामिल हैं। पिछले 10 वर्षों में इस योजना के तहत खोले गए केंद्रों की संख्या में 160 गुना वृद्धि हुई है और बिक्री भी 200 गुना से अधिक बढ़ी है। लगातार बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2027 तक 25,000 केंद्र खोलने की योजना बनाई है। पीएमबीआई की 2 स्तरीय गुणवत्ता जांच प्रणाली के माध्यम से दवाइयों की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। दवाइयाँ केवल WHO GMP प्रमाणित कंपनियों से ही खरीदी जाती हैं और NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से इनका परीक्षण किया जाता है। ये दवाइयाँ प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा निर्मित हैं, जिनमें से कई 100 से अधिक देशों को दवाइयाँ निर्यात करते हैं। ये उनकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। ये कंपनियां उच्च गुणवत्ता मानकों का ध्यान रखती हैं, चाहे कच्चे माल की खरीद हो या उत्पादन प्रक्रिया, पैकेजिंग हो या अंतिम उत्पाद लेवलिंग एवं निर्धारित तापमान और रखरखाव के मानकों का पालन भी करती हैं। ये योजना सरकार द्वारा स्थापित फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया नामक संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जहां निष्पक्ष निविदा प्रक्रिया के माध्यम से भारी मात्रा में दवाइयों की खरीद की जाती है और बड़े पैमाने पर खरीद किए जाने से लागत में कमी आती है। पीएमबीआई के अंतर्गत पूरे देश को कवर करने के लिए अपने 5 विशाल गोदाम हैं। उत्तर में गुरुग्राम, दक्षिण में बेंगलुरु और चेन्नई, पश्चिम में सूरत और पूर्व में गुवाहाटी। दवाओं के भंडारण के लिए WHO GDP दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। पूरे भारत में 36 वितरकों का एक मजबूत नेटवर्क है, जो देश भर में दवाओं की मांग को पूरा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप दवाओं की खोज को आसान बनाता है और गूगल मैप्स पर स्टोर की लोकेशन खोजने की सुविधा प्रदान करता है। पर्यावरण के अनुकूल बनाए गए सैनिटरी नैपकिन, जो केवल ₹1 प्रति पैड की दर से जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध हैं और बाजार में बिक रहे अन्य ब्रांडेड उत्पादों की तुलना में लगभग 75% सस्ते हैं। जन औषधि के इस कार्य ने देश में एक सामाजिक क्रांति ला दी है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर समर्थन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाभार्थियों के साथ बातचीत के अभूतपूर्व परिणाम सामने आए हैं, जिससे जन औषधि केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 10 से 12 लाख नागरिकों को लाभ मिल रहा है। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। आज इस योजना के तहत स्थापित जन औषधि केंद्रों की संख्या काफी बढ़ गई है और वर्तमान स्थितियां ऐसी हैं कि भारतीय नागरिकों के लिए ये केंद्र स्वास्थ्य और पोषण समस्याओं के समाधान केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। धन्यवाद। आपने विस्तार में इस जन औषधि जो परियोजना है इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सुना। मैं इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बराड़ा जी के बारे में बताना चाहूँगा। बराड़ा जी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, एक किसान पुत्र हैं और हमारे बीच में से ही हैं। इनकी मेहनत और कर्मठता मैंने बिल्कुल बारीकी से देखा है। 2008-9 से मैं इनके संपर्क में था और उसी मेहनत और एक सच्ची भावना से आगे बढ़ते हुए हरियाणा के जो है प्रदेश अध्यक्ष बने और आज के टाइम जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो टीम है
उसमें सबसे एक विश्वस्त पात्र के रूप में ये हैं। तो ये जिला फतेहाबाद के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, तोहफा है, क्योंकि आज बराड़ा साहब उस पोजीशन पर हैं कि फतेहाबाद के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम करवा रहे हैं, आगे भी करवाएंगे, क्योंकि काम करवाने के लिए आगे पूंछ भी होनी चाहिए ना। तो आज ये अपना, मैं कहता हूँ, भगवान की, श्री राम की कृपा है कि आज हमारी पूंछ दिल्ली तक है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया, ये एक्चुअल में 2008 के अंदर ये एक योजना लाई गई थी। आप कई बार सुनते हो ना, ये योजना हमने लागू की, हमने लागू की, हमने लागू की। हुआ कुछ नहीं, सिर्फ देश में पड़े 80 के अंदर। 2015 के अंदर क्या हुआ, जब मोदी जी दोबारा आए, पहली बार आए, सॉरी, उन्होंने इस योजना को देखा बारीकी से, इसका पुनरुत्थान किया और आज इसकी संख्या 15,000 क्रॉस कर चुकी है। कहां 80, कहां 15,000। इसका मतलब क्या है, काम करने की नीयत, कितनी शिद्दत से काम किया जा रहा है। बात वो है, कागजों पर योजना लागू करने से कुछ नहीं होगा, और यही हमारे लिए आगे संदेश है। योजना आ गई है, जन औषधि हमारे लिए खुल गया है, इंप्लीमेंट कैसे हो, क्रियान्वयन कैसे हो, जनता का सहयोग जरूरी है, कर्मचारियों की मेहनत जरूरी है, सरकार सहयोग दे रही है। तो इस विषय पर मैं कुछ ज्यादा न बोलते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली डिप्टी सिविल सर्जन जी डॉक्टर शरद तुल्ली जी हैं, वो आए और इस योजना के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर शरद तुल्ली, डिप्टी सिविल सर्जन। माननीय सांसद महोदय श्री सुभाष जी बराला जी और बाकी सभी गणमान्य व्यक्ति जो आज यहाँ पे जन औषधि दिवस पर हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नागरिक अस्पताल फतेहाबाद में इस दिन को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से सादर अभिनंदन। जन औषधि, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हमारे देश के अंदर जितने भी हमारे नागरिक हैं उन सबको उच्चतम स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां जो है उचित मूल्य पर मिले, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जो है, जिसको हम कहते हैं वित्तीय भार, वो ना आए। इसी एक विजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम को, जैसा कि बाबू जी ने भी बताया, इस कागजों में चल रही एक स्कीम को दोबारा से उसमें एक नई ऊर्जा और जान का संचार करके आज 15,000 जन औषधि केंद्र जो हैं वो पूरे भारत में हमारे खुल चुके हैं। इसी मुहिम के तहत नागरिक अस्पताल फतेहाबाद के अंदर भी हमारे यहाँ पे जन औषधि केंद्र जो है उसकी सेवाएं लोगों के लिए शुरू की गई हैं और इसके अंदर काफी हर प्रकार की दवाइयां जो हैं वो बहुत ही न्यूनतम मूल्य के ऊपर सभी मरीजों को प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके लिए, इस स्कीम की सफलता के लिए जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मेहनत की जरूरत है, उसी तरह से जितने भी हमारे नागरिक हैं, हमारे वो लोग जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनकी तरफ से भी पूरे सहयोग की जरूरत है। इसी में मैं हमारे पत्रकार भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि वो इस स्कीम के बारे में, इस जन औषधि केंद्र के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जो सपना है वो हम सब मिलकर साकार कर सके। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बहुत ही एनर्जेटिक हमारे पास डिप्टी सिविल सर्जन है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद के अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक बहुत बढ़िया टीम है पूरी सिविल सर्जन में, ऑफिस के अंदर। और यहाँ डॉक्टर बुद्धराम जी बैठे हैं, SMO साहब, इनके नेतृत्व में भी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। अगर जन औषधि की बात का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, कैंसर की दवा, कैंसर की एक दवा जो मेरे सामने एक इमेटिनिव टेबलेट आती है, बाजार में कीमत है 2158 रुपए, जन औषधि में मिलेगी 225 रुपए। सोच के देखो, उस पीड़ित के बारे में सोच के देखो जिसको ना चाहते हुए ये बीमारी हो गई, इलाज तो करवाना पड़ेगा, कहां से करवाए, जेब में पैसे नहीं है। कितने पैसे? 10 गुना कम। जिसका खर्चा 100 रुपए था उसका मात्र 10 रुपए।
इसी को क्रांति कहते हैं। और ये क्रांति मोदी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार ला रही है और हम सभी इसके प्रतिभागी बनेंगे। अब मैं माननीय एसडीएम साहब जी हमारे बीच में बैठे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आए। अब सोबतन एक बात है, अब माननीय सांसद सुभाष बराला जी हमारे बीच में बैठे हैं, इसलिए हमारा ज्यादा बोलने का तुक ही नहीं है। तो एक बहुत ही एनर्जेटिक युवा और मेरे तो सही बताऊंगा आपको पसंदीदा उम्मीदवार हैं ये। मैं एमएलए बनने से पहले ये मेरी गाड़ी आए थे, 10 मिनट इनसे बात की थी, मैं बड़ा प्रभावित हुआ इनसे, आप भी होंगे प्रभावित। तो माननीय सुभाष बराला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और सांसद महोदय अब आपको संबोधित करें। जन औषधि दिवस के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित एसडीएम फतेहाबाद आदरणीय राजेश सिंह साहब, एसएमओ फतेहाबाद डॉक्टर बुद्धराम जी, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर कुली जी, मेरे साथ आए हमारे सीनियर साथी जगदीश शर्मा जी, गुलशन हंस जी, प्रवीण जोड़ा जी, रेलन साहब, सुभाष खिचड़ जी, मोंगा साहब, पत्रकार मित्रों और आज इस कार्यक्रम पर के अवसर पर उपस्थित फतेहाबाद के सिविल हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारीगण, उपस्थित मातृशक्ति, नौजवान साथियों, जैसे अभी भूमिका में भी बताया गया और आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन देखी है कि कैसे ये पूरे देश के अंदर जो जन औषधि केंद्र है, ये आम आदमी को स्वास्थ्य की सेवाएं जो पूर्व में बहुत महंगी मिलती थी, ये सस्ते दामों पर मिले, आम आदमी के लिए इलाज सुलभ हो जाए, उसके लिए ये केंद्र सरकार के द्वारा ये जन औषधि के छोटे छोटे स्टोर खोल करके और आम आदमी को सस्ती दवाई और अन्य उपकरण जो मेडिकल लाइन से संबंधित है वो मिल सके। अगर हम पूरे देश की बात करें तो वर्तमान में पूरे देश के अंदर इस प्रकार के जन औषधि केंद्र जैसे आपके यहाँ मैं देख रहा था आते ही सिविल हॉस्पिटल में आपके यहाँ अभी खुला है, ऐसे ऐसे केंद्र 15,000 पूरे प्रदेश के अंदर खुले हैं। फतेहाबाद की बात करें तो 8 संख्या फतेहाबाद की है और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में अब तक 408 इस प्रकार के जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं। अब देश के प्रधानमंत्री की नीयत आप देखें, उन्होंने व्यवस्था बनाई है कि गरीब आदमी को इलाज भी फ्री में मिले। आयुष्मान योजना के बारे में आम आदमी जानता है, यहाँ बैठे हुए बंधु भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब आदमी को फ्री में मिले और 70 साल से ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो चाहे गरीबी वाली श्रेणी से आते हैं, अमीरी वाली श्रेणी से आते हैं, यानी कि लो इनकम ग्रुप से हैं या हाई इनकम ग्रुप से, इस बात का कोई मतलब नहीं है। ऐसे देश के सभी नागरिक जो 70 साल से ऊपर के हैं, उनका भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में हो, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया। अब इसके साथ साथ इलाज कुछ इस प्रकार के इंदौर
जो इलाज चलता है हॉस्पिटलों के अंदर उसमें फ्री होता है, हर मामले में उसमें भी फ्री नहीं है। छोटी मोटी दवाइयाँ जो होती हैं वो महंगे दामों पर कई बार हमारे गरीब आदमी को, आम आदमी को खरीदनी पड़ती हैं। तो ये दवाइयाँ भी सस्ते में हम लोगों को उपलब्ध हो जाए, इस बात की व्यवस्था इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि हर साल 7 मार्च यानी कि आज के दिन को जन औषधि दिवस के रूप में हम लोग मनाएं, ताकि जन औषधि केंद्रों का इनका प्रचार भी जनता के बीच में हो और इसकी विश्वसनीयता जनता के बीच में जाए। मरीज इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो कि इसके ऊपर, इस स्टोर के ऊपर जो दवाइयां मिलेंगी वो किसी भी प्रकार से उनका कोई स्टैंडर्ड दूसरी जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे कम नहीं है। केवल फर्क इस बात का है, ये जेनरिक दवाइयां हैं और वो ब्रांडेड दवाइयां हैं। एक जेनरिक के नाम से खरीदोगे, किसी बड़ी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं इस मंच के माध्यम से, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं और आम आदमी भी दवाई लेता है तो सोचता है कि कोई बड़ी फेमस कंपनी की दवाई खरीदी जाए। लेकिन अभी आपने इस प्रेजेंटेशन में देखा है, देश के प्रधानमंत्री खुद भी बता रहे हैं और प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी आपने देखा है, पूरी तरह से बताया गया है कि किस किस प्रकार से इन दवाइयों के टेस्ट होते हैं और किस किस प्रोसीजर से, टेस्टिंग के प्रोसीजर से गुजर करके आपके स्टोर के माध्यम से आपके हाथ में दवाई आती है। मैं आपको कहता हूं कि मोदी की गारंटी है, दवाई सस्ती भी मिलेगी और आपको अच्छी क्वालिटी की भी मिलेगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि राज्यसभा में जाने के बाद जो पार्लियामेंट की कमेटी बनती है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की, यानी कि सांसदों की जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, वो जो कमेटी मेरे को मिली है, मैं अपने वाले विभाग में यानी कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर, यानी कि आपका ये औषधि का विभाग भी उस कमेटी के अंदर आता है और आपकी खेती बाड़ी में जो खाद प्रयोग होती है उसका भी आता है। और हम लोग हर मीटिंग के अंदर, ये यहाँ डॉक्टर साहब उन बातों को जानते होंगे कि इनके सीनियर मोस्ट अधिकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, उससे लेकर के नीचे क्वालिटी कंट्रोल के भी और इनका इकोनॉमिकल सेल होता है, उसके भी ऐसे सब अधिकारी उन बैठकों के अंदर आते हैं। और हमारे पास इस प्रकार की पूरे देश भर के, क्योंकि उसके अंदर सांसद होते हैं, सब पार्टियों के सांसद होते हैं, एक एक चीज को बहुत बारीकी से चेक किया जाता है कि देश के अंदर कितने जन औषधि केंद्र हैं, कितने केंद्र हैं, तो कितने केंद्रों की और ज्यादा जरूरत है, उनके ऊपर गुणवत्ता वाली कोई दवाई पहुंचने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, यहाँ बेशक पूर्व एक हमारे सुभाष खिचड़ जी बैठे हैं, इनकी पत्नी जिला परिषद की चेयरपर्सन है सुमन खिचड़, इन्होंने भी एक जन औषधि केंद्र खोला था, लेकिन जानकारी के अभाव में, क्योंकि इनकी सेल नहीं हुई है। बड़े दुर्भाग्य से मैं कह रहा हूं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, केंद्र की सरकार ये कहती है कि दवाई इसके ऊपर 100% गुणवत्ता वाली आपको मिलेगी, फिर भी आम आदमी विश्वास नहीं करता। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयों का जो प्रचार होता है, हम देखते हैं, हम टेलीविजन में देखते हैं, या डॉक्टर जो लिखते हैं वही दवाई हम लोग खरीदते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रेस के मित्र यहाँ पर बैठे हैं, बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा, डॉक्टर बंधु यहाँ पर हैं, आपकी प्राथमिकता एसएमओ साहब ये होनी चाहिए, आपके बाकी क्लीग्स यहाँ पर बैठे उनकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो दवाई आपके जन औषधि केंद्र के ऊपर है, आप मरीज के लिए वही दवाई लिख करके दें। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। अगर कहीं कोई इस प्रकार की कोताही बरतता है, ये देश के प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, गरीब आदमी को इलाज सस्ता मिले, अगर इसमें कोई बाधा बनता है तो देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं।
इसलिए सब डॉक्टरों को सुनिश्चित करना चाहिए, जब दवाई देश के प्रधानमंत्री की गारंटी है, मोदी की गारंटी है कि असली दवाई है, तो फिर आपको लिखने में क्या दिक्कत है? क्यों स्टोर बंद हो जाते? मैं कहना चाहूंगा इतना प्रचार इस बात का होना चाहिए, और आप अन्य डॉक्टरों को भी आप सलाह ये दे सकते हैं, क्योंकि सरकार का एक अपना सिस्टम होता है। आप अन्य प्राइवेट डॉक्टरों को भी सलाह दें कि जो दवाइयां जेनरिक यानी कि जन औषधि केंद्र पर जो दवाइयां मिलती हैं, वो भी डॉक्टर अपनी दवाइयों में जो इलाज अपना दवाइयों का लिखते हैं, उन दवाइयों को भी शामिल करके जरूर गरीब आदमी के लिए दवाई सुलभ हो, इस बात को सुनिश्चित करें। कर सकते होंगे, ऐसी एडवाइजरी तो जारी कर ही सकते हैं आप लोग। अगर ऑफिशियल कर सकते हैं तो करनी चाहिए, वरना मैं प्रेस के बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है, जितनी सरकार की जिम्मेवारी है। आप भी चौथा स्तंभ, बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का है कि आम आदमी तक इसमें अगर कहीं कोई कोताही होती है, किसी के भी पार्ट पर होती है, इसका लाभ मिलने में, उस बात को आप लोगों को भी जिम्मेवारी के साथ उठाना चाहिए, ठीक प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए, ताकि गरीब आदमी के बीच में और मोदी सरकार की नीतियों के बीच में कोई अवरोध ना लगे। गरीब आदमी तो सारा सामान सस्ते उसके ऊपर मिले। और जैसे मैं कह रहा था, अभी हरियाणा प्रदेश में जैसे 408 जन औषधि केंद्र हैं, देश के अंदर लगभग 15,000 जन औषधि केंद्र हैं, और केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का ये मानना है कि अगले 2 साल के अंदर यानी कि 2027 तक आते आते इन केंद्रों की संख्या 25,000 देश के अंदर हो, यानी कि 10,000 पूरे देश के अंदर और ऐसे मेडिकल स्टोर खुले जहां 50% से लेकर के और 90% तक ये जो दवाइयां हैं आम आदमी को सस्ती मिले। तो मैं यहां पर जितने भी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी आए हैं, मैं आप सबसे, या यहाँ कोई मरीज भी आया होगा जो दवाई लेने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए सिविल हॉस्पिटल के अंदर आया होगा, मैं इन सब से एक आग्रह करूंगा कि हम इस अभियान को छोटा मोटा या सामान्य अभियान लेकर के और निश्चिंत होकर के ना बैठें, या मेरे साथ आए पार्टी के अन्य जो पदाधिकारी यहां पर उपस्थित हैं, वो भी इस बात को सामान्य रूप में ना लें। एक छोटा सा कार्यक्रम हो गया, ये छोटा कार्यक्रम नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश में 23 कार्यक्रम इस प्रकार के हैं। देश भर के अंदर लगभग सभी लोकसभा के सांसद, सभी राज्यसभा के सांसद, अन्य अधिकारी इस प्रकार के कार्यक्रमों में जा रहे हैं। तो देश में आज हजारों इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी बात इतनी रिफ्लेक्ट हो, इतनी इसकी प्रतिध्वनि जाए, यानी कि इतनी आवाज इस प्रोग्राम की दूर तक जाए, जितने भी लोग आज सस्ती दवाइयां चाहते हैं, उस प्रत्येक मरीज तक या उस प्रत्येक दवा के जरूरतमंद तक ये आवाज जानी चाहिए कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन औषधि केंद्र खुले हैं, उनके ऊपर गुणवत्ता वाली दवाई 50% से 90% तक सस्ती मिलती है। ये बात अगर सब लोगों तक जाएगी, निश्चित रूप में एक बहुत बड़ा लाभ हम देश के, प्रदेश के नागरिकों का हम कर पाएंगे। क्योंकि पिछले, अगर हम इस मोदी जी के कार्यकाल की बात करें, इस कार्यकाल में 30,000 करोड़ रुपए का, एक आंकड़ा आप नोट कर सकते हैं, 30,000 करोड़ रुपए का फायदा आम जन को पूरे देश के अंदर सस्ती दवाइयां मिलने के कारण से हुआ है। कई बार अपनी जेब से 10-20-100 रुपए जाते हैं, तो उसमें से अगर 100 रुपए की खरीदते हैं, 50 रुपए बच भी जाए, 70-80 रुपए बच भी जाए, तो कोई आदमी ध्यान नहीं देता है। लेकिन अंदाजा लगाइए कि पूरे देश में गरीब आदमी का कितना पैसा बचता है, कितने करोड़ों लोगों का फायदा इसके माध्यम से होता है। इसलिए हम सब भी एक जिम्मेवार नागरिक के नाते अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए इस विषय का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। और मैं समझता हूं कि हमारे फतेहाबाद के अंदर जो जन औषधि केंद्र खुला है, गोरव में जो जन औषधि केंद्र बंद हुआ है, उसकी तरह ये बंद होने की नौबत नहीं आएगी। हर गरीब आदमी को जो भी दवाई
जिस भी दवाई की जरूरत पड़े इस जन औषधि केंद्र के ऊपर मिलेगी। जितना ज्यादा हम लोग लेंगे उतना ज्यादा ये चलेगा, उतना ज्यादा प्रोत्साहन इन लोगों को मिलेगा, और जितना ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा उतना ही ज्यादा लाभ गरीब आदमी को इसका होगा। और अलग से सरकार भी, जो इनके संचालक हैं, कुछ सरकारी उसमें भी खुले हैं, कुछ प्राइवेट लोगों ने भी खोले हैं, उनको सरकार कई तरह की सुविधा भी दे रही है। इस बात की जानकारी भी ऐसे स्टोर के जो मालिक हैं, जन औषधि केंद्र जो लोग चला रहे हैं उन तक जानी चाहिए। अगर किसी को उसकी कोई जो सुविधा मिलने में कहीं कोई बाधा बन रहा है तो निश्चित रूप से ये संबंधित अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, किसी भी प्रकार की बाधा जन औषधि केंद्र चलाने वाले उस संचालक के आगे ना आए, इस बात को भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं मान करके चल सकता हूँ, देश के प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है निश्चित रूप से गरीब कल्याण के अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। आप यहाँ पर सब लोग आए, और मैं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी का। अब माननीय सांसद जी प्रेस के को वाइट दे रहे हैं। समापन अभी इसके बाद जन औषधि केंद्र जो है उसका उद्घाटन करेंगे माननीय सांसद जी। फ्रेम तो लगा यार। रमेश रखिए इसको 1 मिनट। तो स्टार्ट कर दिया है, कोई बात नहीं, अपने लोगों ने करना है। फ्रेम सेट कर रमेश एक बारी, जूम कम करियो, ठीक है। स्टार्ट नहीं हुआ क्या? 1 मिनट जी, मैंने तो करना पड़ता है ना जी, हम दिखना नहीं ना, हमने दिखाना है। हाँ। ये आज का क्या कार्यक्रम था सर, और क्या कुछ नहीं? आज 7 मार्च पूरे देश भर में जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में सभी देश के लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद कोई न कोई एक जन औषधि केंद्र पर जा रहा है, और मकसद केवल एक है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके, चाहे वो पुराने जन औषधि केंद्र है वहां पर कोई कार्यक्रम का आयोजन हुआ हो, या फिर यहाँ पर फतेहाबाद के सिविल हॉस्पिटल में एक नए जन औषधि केंद्र के खोलने का मामला हो, उसका अवसर हो, तो ऐसे अवसर पर हम जनता के बीच में ये बात जाकर के कहें कि देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से देश के गरीब आदमी को, आम आदमी को जो दवाइयां हैं वो गुणवत्ता वाली दवाइयां भी मिले और उनको सस्ते दाम पर दवाई मिले। जैसे आज प्रधानमंत्री जी भी अभी एक प्रेजेंटेशन थी और मैंने भी अपनी बात में बोला है कि 50% से लेकर के और 90% तक दवाइयां और अन्य जो मेडिकल के उपकरण हैं वो इन जन औषधि केंद्रों के ऊपर सस्ते मिलते हैं। अब प्रधानमंत्री जी एक तरफ अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां सस्ते दाम पर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना जैसी योजना बना करके, और हरियाणा सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसमें चिरायु और जोड़ करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मेडिकल के मामले में, और खास करके गरीब और आम आदमी को मिले, इस बात को सुनिश्चित किया है। आज उसी संदर्भ में यहाँ पे ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी यहाँ पर आप सब लोगों के सामने जन औषधि केंद्र की शुरुआत फतेहाबाद के सिविल हॉस्पिटल में होने वाली है। 1 महीना हो गया सर जन औषधि केंद्र जी। इसके बाद में कई डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं। देखिए, अभी मैंने कहा भी है, अपने उद्बोधन में भी मैंने कहा है, ये यहाँ पर SMO भी यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर डिप्टी CMO भी यहाँ पर उपस्थित है। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ के सभी डॉक्टर जो भी दवाई यहाँ पर उपलब्ध है जन औषधि केंद्र पर, उसके अलावा अगर कोई दवाई लिखेगा तो उसकी जिम्मेवारी संबंधित अधिकारियों की होगी। बजट सत्र शुरू हुआ है जी आज से, और नेता प्रतिपक्ष आज भी नहीं मिला जी कांग्रेस को। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हरियाणा प्रदेश की कि एक ऐसी पार्टी देश के अंदर जो कभी लंबे समय तक जिसने
देश के ऊपर राज किया, हरियाणा प्रदेश पर राज किया, आज अपने नेतृत्व की कमजोरी के कारण से इतनी रसातल पर जा चुकी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसी भी एक अच्छे लोकतांत्रिक देश के लिए, अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये जरूरी है कि विपक्ष के साथ, सत्ता पक्ष के साथ साथ मजबूत विपक्ष भी हो, ताकि दोनों प्रकार की आवाजें लोकतंत्र में सुनी जा सके और लोगों का लाभ हो सके। इसके लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसा नेतृत्व, लचर नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का देश के अंदर है, उससे भी ज्यादा लचर नेतृत्व उनका हरियाणा में भी है। और ऊपर वालों का निर्णय भी अभी तक ये है कि आज तक अपना वो विपक्ष का नेता भी नहीं दे पाए। आज इतना महत्वपूर्ण सत्र, बजट सत्र, आज हमारी नई सरकार का नायब सिंह जी के नेतृत्व में शुरू हो रहा है। कुछ दिन बाद वो खुद, क्योंकि वित्त मंत्रालय भी मुख्यमंत्री जी के पास है, बजट प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसे में इस प्रकार का एक कमजोर विपक्ष होना मुझे नहीं लगता कहीं प्रदेश के हित में है। ये कांग्रेस पार्टी की जो कमजोरी है उसको दर्शाता है। नगर निकाय चुनाव का पहला चरण हो चुका है सर, दूसरा आने वाला है, तो कैसा लग रहा है जी? क्या देखिए, नगर निकाय चुनाव आज शाम तक पानीपत का प्रचार भी बंद हो जाएगा। 9 तारीख को पोलिंग वहाँ की होगी, बाकी 2 तारीख को पोलिंग हो चुकी है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से एक आशीर्वाद जनता ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देकर के मोदी जी को तीसरी बार ऐतिहासिक एक निर्णय देते हुए जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, इसी प्रकार का एक ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा की जनता ने नायब सिंह जी को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। इसी प्रकार से जो हमारी छोटी सरकार होती है, चाहे वो पालिकाओं के चुनाव हैं, परिषदों के चुनाव हैं या फिर निगमों के चुनाव हैं, ऐसे सब चुनाव के अंदर या फिर जो उपचुनाव 2 निगमों के हुए हैं, इस सब में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद हरियाणा की जनता देगी। क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा की जनता समझती है कि आम नागरिक के लिए, क्षेत्रीय जनता के लिए कितनी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। भाई साहब, एक रणदीप सिंह सुरजेवाला, शैलजा जी कह रहे हैं कि हरियाणा में वित्तीय आपातकाल लग गया है, कैसा बजट हो? देखिए, मुझे लगता है कि इन लोगों को इस प्रकार की बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात तो जनता ने इन लोगों को सिरे से नकार दिया, इनकी पॉलिसीज को नकार दिया, कांग्रेस के जो कार्यक्रम थे उनको नकार दिया, इनके नेताओं को नकार दिया। हर प्रकार से कांग्रेस को नीति से लेकर के नेता तक के मामले में नकारने का काम किया है। अगली बात, अगर ये इतने ही चिंतित हैं हरियाणा की जनता के प्रति, तो फिर ये अपने सदन के अंदर अपने विपक्ष का नेता तक नहीं दे पा रहे। आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं, एक राज्यसभा में है, एक लोकसभा में है। आप सुनिश्चित कीजिए अपने हाईकमान से बात करके आपको विपक्ष का नेता दे, विपक्ष के नेता के रूप में जनता की आवाज उठाए अगर कहीं कोई दिक्कत है तो। लेकिन इन लोगों को जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग केवल इनकी जो अंदरूनी लड़ाई है, वो इनकी कुर्सी की लड़ाई है, उस कुर्सी की लड़ाई की चिंता इन लोगों को ज्यादा है, जनता की चिंता इन लोगों को नहीं है। बराला जी, मेरे 2 सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए। आप केमिकल एंड फर्टिलाइजर कमेटी के मेंबर हो, तो देश में जो केमिकल का यूज हो रहा है खेती में, खास करके खाद्य पदार्थों में, उस पर आपकी कमेटी क्या सोच रही है? दूसरा उसी के साथ है जी, अभी पिछले दिनों गेहूं के अंदर आरोप लगाया महाराष्ट्र की तरफ से कि इसमें 6 गुना ज्यादा सेलेनियम है, जिस कारण हरियाणा के लोग गंजे हो रहे हैं, जो हरियाणा और पंजाब से गेहूं आ रही है। देखिए, ये 2 तरह की जिम्मेवारियां इसमें बढ़ती हैं। सरकार की जिम्मेवारी जहां तक बढ़ती है, सरकार जो भी दवाई रिकमेंड करती है, यानी कि सर्टिफिकेट जिस दवाई को कंपनी को देती है, उस कंपनी की जिम्मेवारी तय करती है। फर्टिलाइजर के मामले में भी जितने PSUs हैं जो किसान तक खाद पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी जिम्मेवारी तय हुई है और वो अपने अपने स्तर पे एक अवेयरनेस का कैंपेन चलाते हैं और ये किसान को बताने का भी प्रयास करते हैं कि खाद का उपयोग जो एक सुनिश्चित जो मात्रा होती है, रिकमेंडेड जो एक उसकी क्वांटिटी होती है, जो कि हमारे साइंटिस्ट जिसको रिकमेंड करते हैं, उसके आधार पे उसका उपयोग करना चाहिए। हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो हरियाणा सरकार ने बड़े पैमाने पर बहुत स्थानों के ऊपर सोइल टेस्टिंग लैब खोलने का काम किया है और हमारा जो कृषि विभाग है वो भी किसानों को कहता है कि आप अपनी जमीन की जो गुणवत्ता है, मिट्टी की जांच करवा करके उसको जांच लें और उसी के आधार पर फिर हम, चाहे वो कीटनाशक दवाइयां हैं या फिर DAP यूरिया का उपयोग है, वो उपयोग हम लोग करें। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम और हुआ है
देश के अंदर इस बढ़ते हुए केमिकल और फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसको कंट्रोल करने के लिए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रचलन भी शुरू हुआ है और बड़े पैमाने पर इसके अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किए गए हैं, लेकिन इसमें अभी और ज़्यादा काम करने की जरूरत है। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आपके सवाल का स्वागत करते हुए आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब लोग भी इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि किसान संतुलित डीएपी और यूरिया का उपयोग करते हुए और अपनी खेती करें, या फिर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जा करके, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा करके हम लोग इस समस्या से का समाधान पा सकते। ठीक है। एक क्वेश्चन था, जैसे कि अब जन औषधि केंद्र का आज आपने जागरूक किया है, पर जन औषधि केंद्र को चलाने के लिए फार्मेसी ऑफिसर ही नहीं है, 60 पद हैं और 23 हैं यहाँ पे, बाकी खाली पड़े हैं। इसमें जहाँ जो कोई कमी होगी निश्चित रूप में मेरे पास से कि इसकी समस्या के लिए लिखित में भी आया है, इसका समाधान जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। आओ इधर एक बार आप लोग ले लो। बढ़िया बढ़िया जी। उद्घाटन जो है वो अभी करना है, राज्यसभा सांसद के द्वारा किया जाना है ये। सुभाष बराला जी पूनम आ जा बेटा आगे। कोई यहाँ दवाई खरीदने वाले खड़े हैं? हाँ जी सर, आप हैं? आओ बेटा, दूसरे दवाई लेने वाले हैं तो आ जाओ। कोई खरीदार है? आ जाओ, आओ बुलाओ उनको, बुलाओ। आओ भैया, वो आ गई बाबू जी, आ जाओ भाई। जय मोदी। ये औरों को भी बताना भाई, वो सस्ती दवाई है और अच्छी जो उन्हें अपने सपने पूरे करने में मदद करेगी। कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएगा तो कोई